Hello and welcome to Dynamic IAS. Today we will discuss about right to equality, a fundamental right guaranteed by the Constitution of India. The mode of discussion would be Hindi as well as English. So let us start with right to equality. First of all, before moving towards right to equality, we will find out what a fundamental right is. So, what is a fundamental right? क्या होता है एक fundamental right? Fundamental right is the basic interest protected by the law of land. कि कुछ एक मूलभूत इंटरेस्ट होते हैं जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है उस देश के कानून के द्वारा, वो आपका फंडामेंटल राइट कहलाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइन किया गया है, वर्णित किया गया है, और उन सारे के सारों को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली इनिशियली दे वर 7, बट लेटर ऑन राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड एज अ फंडामेंटल राइट एंड 6 वर रिमेन्ड। 6 बच गए थे। कौन से हैं वो, आइए देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज हम जिसकी बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट टू इक्वालिटी के बारे में, बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी के साथ। Right to equality is described in Constitution from Article 14 to 18। 14 से 18 तक उसको डिस्क्राइब किया गया है। अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं हर आर्टिकल के अंदर। 14 कुछ कहता है, 15 कुछ कहता है, 16 कुछ कहता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। 15 कहता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और 18 के अकॉर्डिंग किसी को कोई स्पेशल टाइटल नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि महाराजा, राजा, इस तरीके का। तो ये 5 आर्टिकल हैं जो राइट टू इक्वलिटी को डिफाइन करते हैं। पहला राइट टू इक्वलिटी के अंदर जो आता है वो आर्टिकल 14 है, और 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये देखो, 2 कंसेप्ट हैं ये, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इट्स अ ब्रिटिश कंसेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज अ अमेरिकन कंसेप्ट। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है दैट लॉ प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु आर इन सिमिलर कंडीशंस। एक जैसी कंडीशंस में जो लोग हैं उनको एक सिमिलर मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। मतलब नेगेटिव का मतलब ये नहीं खराब है, मतलब ये क्या करता है, रोकता है किसको, सरकार को, क्या करने के लिए कि वे सर्टेन एक्शंस आप नहीं लोगे। कौन से एक्शंस, जो फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच करें, जो फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने में रोकते हों, तो वो कोई भी काम नहीं करोगे जिससे आपके जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स में कोई भी हनन हो। और इक्वल प्रोटेक्शन क्या करता है कि सरकार कुछ ऐसे काम करेगी जिनसे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्शन हो और प्रमोशन हो। जब इनकी लैंग्वेज देखोगे ना आर्टिकल्स की, आप उसमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे सरकार को रोका जा रहा है और यहाँ पे सरकार को कहा जा रहा है कि आप ये काम करो जिससे फंडामेंटल राइट्स आपके प्रमोट होंगे। तो आर्टिकल 14 के अंदर ये 2 कंसेप्ट हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, और सीधे कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नॉट इवन हाई कोर्ट। जब आपके फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ
फंडामेंटल राइट्स, वो मतलब एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो सिर्फ ये सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव टू फॉलो द जुडिशियल हायरार्की। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अब देखते हैं आर्टिकल 15 को वन बाय वन। आर्टिकल 15 कहता है, 15(1) कहता है दैट स्टेट यानी कि सरकार, ठीक है। और क्या क्या आएगा सरकार के अंदर? सरकार के अंदर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फंड की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके अंदर स्टेट आ जाएगा। वो स्टेट की डेफिनेशन होगी दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि भाई उसके बेसिस पे उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये देखो, ये भी एक नेगेटिव कंसेप्ट है। मतलब ये क्या कर रहा है? स्टेट को रोक रहा है, रोक रहा है कि स्टेट ये नहीं करेगा। नेगेटिव का मतलब ये था जो मैंने आपको पहले बताया अभी, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल 15(2), इट प्रोहिबिट्स बोथ सिटीजन एंड स्टेट, दोनों को रोकता है किस चीज से? डिस्क्रिमिनेशन के, भाई विद रिगार्ड टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस सच एज शॉप्स, होटल एटसेट्रा, कि भाई कोई भी मतलब सिटीजन और स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी को पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने के में, फॉर एग्जांपल शॉप्स, होटल्स, मॉल्स एटसेट्रा। तो इसके लिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये भी किस टाइप का कंसेप्ट है? इट इज ऑल्सो नेगेटिव कंसेप्ट। आर्टिकल 15(3) ये क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) कहता है इट गिव्स पावर टू द स्टेट। अब देखो ये पॉजिटिव कंसेप्ट आ गया। ये क्या कह रहा है? स्टेट को ये करना चाहिए, ये रोकता नहीं, यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि आप वुमेन और चिल्ड्रन को के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो। तो ये आपको पुश कर रहा है कुछ करने के लिए। किसको? स्टेट को पुश कर रहा है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) जो है इसको ऐड किया गया था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951। क्या कहता है आर्टिकल 15(4)? टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) को 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 2005 में ऐड किया गया था। क्या करता है ये? इट एम्पावर्ड स्टेट, ये ताकत देता है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस बाय लॉ फॉर एनी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनी, इस पे फोकस करना है हमें। एनी सोशली बैकवर्ड क्लास और फॉर SC और STs, मतलब कोई भी क्लास जो है इंडिया की, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। किस काम के लिए बना सकता है स्पेशल प्रोविजन? फॉर देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शुरू से ही कि सही में जो बैकवर्ड हैं उनका उद्धार जो है वो शिक्षा से ही किया जा सकता है। इस वजह से कई सारे प्रोविजंस हैं जो शिक्षा को प्रमोट करने के लिए संविधान में डाल दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। किसके लिए? सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्यों? उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 15(5). नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। मतलब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। भाई जब सरकारी नौकरियों में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो देखिए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। आर्टिकल 16(1) क्या कहता है? ये गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसकी गारंटी देता है इन मैटर्स ऑफ
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16(2) ये क्या कहता है? इट सेज नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। अब देखो ये कौन सा है? नेगेटिव कंसेप्ट है, रोक रहा है। फॉर एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। ठीक है, इनमें से किसी के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सो इट्स अ नेगेटिवली कॉनोटेटेड आर्टिकल। आर्टिकल 16(3) ये क्या करता है? ये भी नेगेटिवली कॉनोटेटेड है और ये क्या रोकता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। स्पेसिफिक बात कर रहा है। देखो आर्टिकल 2 किसकी बात कर रहा था? किसी भी ग्राउंड पे नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस की बात कर रहा है कि भाई कोई भी आदमी इंडिया का कहीं पे भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इसमें भी क्लॉज डाल दिया, हाउएवर देयर मे बी गुड रीजंस फॉर रिजर्विंग सर्टेन पोस्ट इन स्टेट फॉर द रेजिडेंट्स ओनली। उसी राज्य के रेजिडेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन दी जा सकती है कुछ पोस्ट में। और ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना रिजर्वेशन दिया जा सकता है उस राज्य के द्वारा? ये इनिशियली तो स्टेट ही डिसाइड करता है, बट अगर कहीं पार्लियामेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करवा सकती है पार्लियामेंट के अंदर और वो रेगुलेट कर सकता है कि किस लेवल तक जो है रिजर्वेशन वो स्टेट प्रोवाइड कर सकता है अंडर आर्टिकल 16(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so this was all about Article 16(3). Next is equality of opportunity, Article 16(4). तो ये क्या कहता है? ये एम्पावर करता है। ये भी देखो पॉजिटिवली कॉनोटेटेड है, ठीक है। एम्पावर करता है तो ये क्या कहेंगे इसको? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। ये किसकी बात करता है? रिजर्वेशन की बात करता है। किसके अंदर? एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि भाई किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन कर सकता है। कौन? स्टेट। स्टेट रिजर्वेशन कर सकता है। इन ओपिनियन स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली, जो सिटीजन्स जिनको, जो स्टेट को लगता है कि जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो उनके फेवर में रिजर्वेशन की जा सकती है। 16(4)A ये बाद में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया था? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। क्या कहता है ये? इट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। सिर्फ अपॉइंटमेंट में नहीं, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक स्टेप और भी आगे है। Next is Article 16(4)B. So Article 16(4)B was introduced by 81st Constitutional Amendment. ये क्या कहता है? ये कहता है that unfilled vacancies for reserved candidates shall be carried forward in the subsequent years. मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसीज हैं, उसमें से 20 जो हैं उसको उनको रिजर्व कर दिया गया है। अब इस 20 में से सिर्फ 10 ही कैंडिडेट अवेलेबल हुए, 10 खाली रहेगी। तो ये जो बची हुई 10 हैं, इनको नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट होगी, जो भर्ती होगी, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। किन के लिए? सिर्फ और सिर्फ SC और ST के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और अगर इस टाइम वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम मिल सकते हैं। तो वो वैकेंसीज जो हैं, जो रिजर्व्ड हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 16(5). आर्टिकल 16(5) क्या कहता है?
that appointments related to posts of religious institution may be restricted to that particular religion। तो यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट नहीं लगता कि भाई रिजर्वेशन दो पर्टिकुलर। तो ये कहता है कि भाई जिस भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वो पोस्ट क्रिएट हुई है वो अपने ही धर्म के लोगों को ले सकता है, उनको वहाँ पे छूट दी गई है और वो वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16(1) का। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या कहता है दैट अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज एन ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है तो उसको एक क्राइम माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है। अनटचेबिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ये आपकी इमोशनल भी हो सकती है, जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकती है, पोस्चर्स के थ्रू भी हो सकती है। तो किसी भी फॉर्म की अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करता है बल्कि वो रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18(1) ये कहता है कि भाई स्टेट किसी भी सिटीजन और नॉन सिटीजन को कोई भी टाइटल कन्फर नहीं करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18(3). क्या कहता है? एनी फॉरेनर, कोई विदेशी भारत में काम कर रहा है, वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है और कोई दूसरा देश उसको कोई टाइटल अवार्ड करता है तो बिना प्रेसिडेंट की इजाज़त के वो फॉरेनर वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(4) it provides that no person holding any office of profit under the state is to accept any gift from any foreign state। अगर आप किसी भी सरकारी पद पे हैं या ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें स्टेट का या सरकार का पैसा जा रहा है तो आप उस पद पे बैठ के कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। So this was all about fundamental right to equality. Thank you.